जय हिंद दोस्तों, मैं कमलेश सर। एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम है। हम लोग इस जो हड़प्पा टॉपिक को प्रारंभ किए हैं उसको आगे बढ़ाते हैं और इस सेशन में हम लोग संदर्भ सभ्यता की विशेषता और प्रमुख साइट यानी स्थल से संबंधित सारे फैक्ट्स यानी तथ्यों पर हम लोग डिस्कशन करते चलेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। ओके, तो जो हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड जो एक क्लास प्रारंभ किए हैं तो सारे पहलुओं पर डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे जो आपके लिए बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही लाभप्रद होगा। ओके, तो आइए इस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, देख लीजिएगा। और अब हम लोग इस पर आते हैं कि संदर्भ सभ्यता की विशेषता और प्रमुख स्थल। विशेषता में ही प्रमुख स्थल हम रख दिए हैं कि जिससे संबंधित जो विशेषताएं हैं उसको भी हम लोग देखते चलेंगे जो आप में के एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि साइट यानी स्थलों पर, तो इन स्थलों में जो पहला स्थल है हड़प्पा स्थल यानी हड़प्पा साइट। इस स्थल की जो खुदाई है 1921 में हुई है, ध्यान रखिएगा, यानी 1921 में इस स्थल की खुदाई की गई है। ओके, अब यहाँ पर टू द पॉइंट हमने लिखा है। हम सोचे पहले कि सिर्फ आप लोगों को डिस्कशन करके बता दें, लेकिन मेरे को लगा कि अगर लिखा नहीं रहेगा तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे। ओके, तो इसीलिए टू द पॉइंट जो इम्पॉर्टेंट है उसको हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, नोट भी कर लीजिएगा और जो कॉन्सेप्ट बेस्ड है उन पर हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए हड़प्पा साइट। तो पहला जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा जो साइट है यानी संदर्भ सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो पहला स्थल है जिसकी खुदाई हुई वह है हड़प्पा। तो हड़प्पा पड़ता कहाँ है? पाकिस्तान देश में है, ध्यान रखना है। कंट्री कहाँ है वर्तमान में? पहले तो भारत में ही था लेकिन अब विभाजन हो गया है। पहले अफगानिस्तान तक भारत था, यानी अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यह भारत की भौगोलिक सीमा थी। लेकिन समय के साथ साथ कुछ राजनीतिक जो क्रम या फिर परिस्थितियां कुछ ऐसे क्रिएट हुई कि फिर बदलता चला गया। उस पर हम लोग बाद में अलग से डिस्कशन करेंगे। ओके, टू द पॉइंट कि अफगानिस्तान पहले निकल गया, फिर पाकिस्तान बना और पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश भी चला गया। पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान था, फिर 1971 में वह एक देश के रूप में चेंज हो गया, यानी मिसेस इंदिरा गांधी जी उस समय हमारे देश के यानी भारत के प्राइम मिनिस्टर थी। उन्हीं के समय में बांग्लादेश भी एक आप कह लीजिए कि वैश्विक मैप पर यानी विश्व के भौगोलिक पटल पर एक नया देश बांग्लादेश आ गया। तो आज अगर देखा जाए तो यह हड़प्पा साइट जो है पाकिस्तान देश में चला गया है। और प्रांत स्टेट की बात किया जाए तो पंजाब प्रांत में पड़ता है। ओके, अगर डिस्ट्रिक्ट जिला की बात किया जाए तो माउंटेगोमरी जिले में पड़ता है। रिवर आपसे पूछा जाता है तो यह रावी नदी है, रावी रिवर है। ऋग्वेद में इसी रिवर रावी नदी का नाम परशुनी मिलता है, ध्यान रखिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, आगे वैदिक काल में हम लोग पढ़ेंगे। तो वेद में यानी ऋग्वेद में इस रावी नदी का नाम परशुनी मिलता है। तो नदी क्या है? रावी नदी। अगर तट देखा जाए, बैंक देखा जाए, किनारा, तो बाएं तट पर। ओके, तो यानी बाएं किनारे पर मिला। अब आगे बढ़ते हम लोग। आगे जो इस स्थल साइट यानी संदर्भ सभ्यता से संबंधित जो हड़प्पा साइट है, अगर इसकी खुदाई की बात देखा जाए तो उस समय जॉन मार्शल साहब थे। और जॉन मार्शल साहब क्या थे? पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के डायरेक्टर थे, यानी महानिदेशक जिसे आप कहते हैं। तो महानिदेशक थे, इन्हीं की देख रेख में एग्जाम में आपसे पूछा जाता है इस स्थल की खुदाई किसने के द्वारा कराया गया? तो राय बहादुर दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी से ही आप याद किए रहते हैं, इतना ही नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन पूरा नाम इनका है राय बहादुर दयाराम साहनी। ओके, तो इतनी बातें इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। जो आपसे पूछा जाता है कि हड़प्पा जो साइट है, स्थल है, वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया, देश पाकिस्तान, प्रांत पंजाब में पड़ता है, जिला डिस्ट्रिक्ट की बात किया जाए तो माउंटेगोमरी में पड़ता है, रिवर की बात किया जाए तो रावी नदी के बाएं तरफ है। ओके, बाएं तरफ है, बाएं तरफ का मतलब लेफ्ट साइड। ओके, तो लेफ्ट साइड है। इसके बाद इसकी खुदाई किसके देखरेख में हुई? पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो महानिदेशक थे, डायरेक्टर थे, जॉन मार्शल साहब थे। और इन्हीं के देखरेख में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा
इस साइट को एक्सकवेट कराया गया, यानी खुदाई करवाई गई। ओके, अब यहाँ से एविडेंस क्या मिला उसको हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ से क्या क्या एविडेंस मिला है। तो पहला हम लोग एविडेंस पर अगर चले तो यहाँ से नगर और दुर्ग का साक्ष्य मिला है, जो आपसे पूछा जाता है एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नगर और दुर्ग का साक्ष्य मिला। तो नगर ईस्ट में मिला है, ईस्ट का मतलब पूर्व दिशा, ध्यान रखिएगा, ईस्ट का मतलब है पूर्व दिशा में मिला है। ओके, तो यह पूर्व दिशा में मिला, नगर पूर्व दिशा में, और दुर्ग जो था जिसे इंग्लिश में सिटाडेल कहते हैं, दुर्ग जो है पश्चिम दिशा में, यहीं पर हम लिख देते हैं पश्चिम साइड में, यानी वेस्ट साइड में, दुर्ग पश्चिम साइड। तो यहां से जो एविडेंस मिला है संदर्भ हड़प्पा साइड से, नगर और दुर्ग का साक्ष्य मिला है। ओके, ये आपसे पूछा जाता है और एग्जाम में पूछा जाता है कि नगर यानी लोअर, इसे लोअर टाउन भी बोलते हैं या लोअर सिटी भी बोलते हैं, अथवा इसे निचला नगर भी बुकों में आपको लिखा मिलेगा, ध्यान रखिएगा। निचला नगर, निचला नगर आप क्यों कहते हैं? इसलिए कि दो टीले थे, टीला का मतलब माउंट, MOUND। ओके, माउंट का मतलब टीला, यानी पहाड़ नहीं, छोटा। ओके, तो माउंट था, टीला था, तो नगर जिस पर बसा था, जिस टीले पर, जो पूर्व की दिशा में था, थोड़ा दुर्ग टीले से नीचे था, इसीलिए इसे निचला नगर बोलते हैं, उस पर नगर बसाया गया था। ओके, और दुर्ग जो था वह पश्चिम दिशा में था और यह ऊंचे टीले पर था, यानी दुर्ग की टीला जो था वह ऊंचाई पर था। ओके, तो यह बातें क्लियर हो गई। आपसे एग्जाम का प्रश्न कि नगर पूर्व दिशा में और दुर्ग जो है पश्चिम दिशा में, ये बातें क्लियर हो गई। अब अगले पॉइंट पर आए जाए हम लोग। नगर जो है रक्षा प्राचीर से नहीं घिरा था, रक्षा प्राचीर से तात्पर्य बाउंड्री वॉल। ओके, तो नगर एकदम ओपन था, खुला था, रक्षा प्राचीर नहीं थी। लेकिन दुर्ग जो है रक्षा प्राचीर से घिरा था, ध्यान रखिएगा, रक्षा प्राचीर से घिरा था, यानी दुर्ग बाहरी दीवार से यानी रक्षा प्राचीर से घिरा हुआ था। और यह दीवार की ऊंचाई कितने मीटर थी? 12 मीटर ऊंची या ऊंचा रक्षा प्राचीर से यह घिरा था। जो दुर्ग था, ओके, वह उसकी जो बाउंड्री वॉल था वह 12 मीटर ऊंचा मिलता है, सोच लीजिए, और पक्की ईंटों से निर्मित था। ओके, और जगह जगह पर बुर्ज बना हुआ था। ओके, तो यह एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। अब अगले पॉइंट पर आए, और इस दुर्ग में प्रवेश के लिए तो यहाँ पर साउथ और नॉर्थ, उत्तरी दिशा और दक्षिणी दिशा में प्रवेश द्वार था, यानी एंट्री गेट जिसे आप कहते हैं। ओके, यानी द्वार था उत्तरी दिशा में और दक्षिणी दिशा में, नॉर्थ एंड साउथ में क्या था बना हुआ था? गेट बना हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसकी लंबाई चौड़ाई देखा जाए दुर्ग का, तो जो विद्वानों के द्वारा दिया गया है 420 मीटर, ओके, लंबाई दुर्ग का, और 196 मीटर चौड़ाई। ओके, और इसका निर्माण, दुर्ग यानी सिटाडेल का निर्माण पक्की ईंटों से किया गया था। आगे नगर पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर ले। नगर भी सुनियोजित बसाए गए थे। ओके, नगर सुनियोजित बसाए गए थे। नगरें एक दूसरे को समकोण काटती थी। कैसे? यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पर जगह है। नगर की जो सड़कें थी या मुख्य सड़कें थी, ठीक, और मुख्य सड़कें एक दूसरे को समकोण काटते हुए चौराहे का निर्माण करती थी, ध्यान रखिएगा, एक दूसरे को काटते हुए समकोण। इसी समकोण को आपसे एग्जाम में पूछा जाता है ग्रिड पद्धति, यानी ऑक्सफोर्ड सर्कस। ग्रिड पद्धति यानी समकोण एक दूसरे को काटते हुए चौराहे का ही निर्माण करती थी। और इन चौड़ी सड़कों से क्या होता था? गलियां निकली होती थी, और इन सड़कों की लंबाई चौड़ाई, ओके, 6 से 7 मीटर तक होती थी। लेकिन कहीं कहीं अधिक भी होता था। जैसे आगे हम लोग देखा जाएगा कि सिंधु सभ्यता में सबसे चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से मिली है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखेंगे लगभग 10 मीटर, यानी 9.15 मीटर, यानी लगभग 10 मीटर, आप ऐसे दिमाग में बैठा लीजिए। तो यह मुख्य चौड़े सड़कें होती थी और यह चौराहे का निर्माण बना करती थी। और इन सड़कों पर बीच बीच में क्या था? आज जैसे नगर का गंदा पानी निकलने के लिए, ओके, सीवर लाइन आप कह लीजिए, तो सीवर लाइन के संकेत थे, मिले हैं, और जगह जगह पर उसके ये ढक्कन बने हुए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। और मुख्य चौड़ी सड़क से गलियां निकली हुई थी। इन गलियों की ओर क्या थे? भवनों का निर्माण था, यानी मकान बने थे। यानी मुख्य सड़क की तरफ
यानी चौड़ी जो सड़क है उसके तरफ भवनों के खिड़कियां और दरवाजे नहीं खुलते थे। देखिए बड़ा ही सिस्टमेटिक तरीके से सब मिला है। तो किधर खुलते थे? गलियों की तरफ। और जो भवन बने थे मकान, वह कुछ में 2 से 3 कमरे मिले हैं, कुछ में 3 से 4 कमरे मिले हैं। जो सबसे बड़ा भवन मिला है वह मोहनजोदड़ो से मिला। यह भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चौड़ी सड़क और बड़ा जो भवन था वह मोहनजोदड़ो से ही मिला है। आगे हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। तो यहाँ पर भवनों में से जो पानी था, गंदा जल निकलता था, वह गलियों के माध्यम से मुख्य सड़कों में चला जाता था और मेन होल के माध्यम से, सीवर लाइन के माध्यम से नगर से बाहर निकल जाता था। यानी सफाई पर विशेष ध्यान दिया गया था। और स्थान स्थान पर क्या बना था? डस्टबिन के लिए गड्ढे बने थे। ओके, यानी नगर का जो कूड़ा करकट था उन गड्ढों में इकट्ठा होता था। ओके, और इसके अलावा चौड़ी सड़क के किनारे जो मुख्य मार्ग थे उनके किनारे किनारे दोनों तरफ चबूतरे बने थे। उन चबूतरों का प्रयोग बाजार के रूप में किया जाता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो यह ग्रिड पद्धति, ग्रिड सिस्टम जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जो नगर नियोजन था यानी सिटी प्लानिंग थी, वह ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। चौड़ी सड़कें एक दूसरे को समकोण काटती थी और जो नगर बसाए गए थे वह आयताकार रूप में अर्थात अथवा कुछ जगह वर्गाकार रूप में भी मिले हैं, लेकिन अधिकांशतः आयताकार रूप में ही यह नगर बसाए जाते। देखिए ये आयत हुआ, ये बीच का ये जगह, ये आयत, ये तो आयताकार रूप में। ओके, आयताकार रूप में यह नगर एकदम प्लानिंग के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा अगले पॉइंट पर चलते हैं कि यहाँ से और क्या क्या मिला। तो दुर्ग और नगर के साक्ष्य मिल गए। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से अन्नागार के भी साक्ष्य मिले हैं, ग्रेनरीज। ओके, अन्नागार यानी वहाँ पर अन्नागार में क्या होता था? ग्रेन्स, अनाज रखे जाते थे। ऐसा लगता है कि आपातकाल के समय, संकट काल के समय उस अन्नागार से जो ग्रेन्स थे, अनाज थे, उसको निकाल करके जो वहाँ के निवासी थे उनकी मदद की जाती थी, उनकी सहायता की जाती थी, इसलिए रखा जाता था। आज भी FCI इत्यादि भारत सरकार के हैं। ओके, जहाँ पर ग्रेन्स, अनाज रखे जाते हैं और आवश्यकमंद लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है। ओके, तो इसी तरह अन्नागार के भी साक्ष्य मिले। अन्नागारों की संख्या कितनी मिली है? 12 मिली है, ध्यान रखिएगा। और जो 6 के 2 पंक्ति में विभाजित थे, इनकी संख्या क्या थी? 6 के 2 लेन में यह क्या थे? विभाजित थे। क्लियर बात है? यानी 6 धान्य कोठार यानी अन्न कोठार एक साइड और 6 एक साइड। तो यह 12 अन्नागार पाए गए हैं। इसके अलावा हम लोग देखते हैं अन्नागार के पास ही श्रमिक आवास के भी साक्ष्य पाए गए हैं, यानी जिसे आप लेबर हाउस कहते हैं। श्रमिक आवास के भी साक्ष्य पाए गए हैं। श्रमिक आवास कितने पाए गए हैं? 15 पाए गए हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो श्रमिक आवास 15 पाए गए हैं, जो नॉर्थ में यानी उत्तर दिशा में, ओके, उत्तर दिशा में 7 है और दक्षिण दिशा में, ध्यान रखना है, और दक्षिण दिशा में 8 है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी 7 और 8 2 कतारों में यह बने हुए थे। तो यह श्रमिक आवास हो गए। ओके, इसके बाद अन्नागार के पास ही अनाज कूटने के चबूतरे, वृत्ताकार चबूतरे पाए गए हैं। ओके, तो यह चबूतरे थे और यह चबूतरे के बीच में क्या है कि छिद्र बने हुए हैं, जिसमें से अनाज को मड़ाई की जाती थी, यानी उनसे। और इस गड्ढे में क्या पाए गए हैं? इस गड्ढे में 2 प्रकार के अनाज पाए गए हैं, और वह वीट यानी गेहूं और दूसरा जौ, और साथ में चैप। चैप से तात्पर्य है भूसे। ओके, इसमें भूसे भी पाए गए हैं। इस आधार पर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा स्थल से किस प्रकार के ग्रेन्स पाए गए हैं या कौन से अनाज पाए गए हैं। तो उसमें 2 है, गेहूं है और जौ है। जौ का मतलब बेरले और गेहूं का मतलब वीट। ओके, और इन जो ओखल टाइप है, चबूतरे बने हैं, बीच में ओखल बना है, उस गड्ढे में जौ और गेहूं के दाने पाए गए हैं और उसके भूसे पाए गए हैं। ओके, इस प्रकार इसका प्रयोग अनाज कूटने के लिए होता था, यानी एक तरह से कह लीजिए कि भूसे से ग्रेन्स यानी अनाज को अलग किया जाता था। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इनकी संख्या कितनी मिली है? 18 मिली है। यह भी
बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसके बाद अगला जो पॉइंट है उसको हम लोग देख लिया जाए कि श्रमिक आवास के पास से ही भट्ठियां मिली हैं और भट्ठियों की संख्या कितनी है, 16 है, 16th है। और यह भट्ठियां जो पाई गई हैं विद्वानों के अनुसार ऐसा लगता है कि जो लेबर वर्ग थे, श्रमिक वर्ग थे, इसका प्रयोग शराब बनाने में करते थे। ओके, इसका प्रयोग किस में करते थे, शराब बनाने में करते थे। तो कितना पाई गई है, 16 भट्ठियां पाई गई हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, यहाँ से ताम्रकारों की बस्तियां पाई गई हैं। ताम्रकारों का मतलब तांबे के कार्य करने वाले। ओके, जो कॉपर मेटल होता है, तांबे के कार्य करने वालों की बस्तियां थी। कहाँ पर, हड़प्पा साइट से। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ताम्रकारों की बस्तियां भी यहाँ से पाई गई हैं। तो यहाँ से क्या क्या पाया गया है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अन्नागार पाया गया, अन्नागार के बाद श्रमिक आवास पाया गया है। इसके अलावा अनाज कूटने के चबूतरे पाए गए हैं। ओके, इसके बाद भट्ठियां पाई गई हैं। इसके बाद भट्ठियां मतलब शराब बनाने वाली। इसके अलावा ताम्रकारों की बस्तियां पाई गई हैं। तो इतने चीज इंपॉर्टेंट है और यह सभी पाए गए हैं किस क्षेत्र में, दुर्ग क्षेत्र के उत्तर में, यानी दुर्ग क्षेत्र के तरफ पाए गए हैं, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले पॉइंट में चलते हैं। तो यहाँ पर सिमेट्री यानी समाधियां यानी कब्रिस्तान, कब्रिस्तान की बात की गई है। तो यहाँ से कब्रिस्तान भी पाए गए हैं और कब्रिस्तान के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लें क्योंकि इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, हम लोग कब्रिस्तान की बात करते हैं। तो कब्रिस्तान नगर के साउथ यानी दक्षिण दिशा में पाया गया है। ओके, यानी कब्रिस्तान पाया गया है और विस्तृत फैला हुआ कब्रिस्तान पाया गया है, लार्जेस्ट एरिया में पाया गया है। इसीलिए इस कब्रिस्तान का नाम दिया गया है R37। विद्वानों के द्वारा ये नाम दिया गया है अध्ययन करने के लिए। और समाधि R37 और समाधि H, यह दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ से क्या क्या पाया गया, बहुत इंपॉर्टेंट, अन्नागार, श्रमिक आवास, अनाज कूटने का वृत्तागार चबूतरा। इसके बाद श्रमिक आवास के पास भट्ठियां पाई गई हैं, ताम्रकारों की बस्तियां पाई गई हैं और कब्रिस्तान भी पाया गया है। और नाम दिया गया है कब्रिस्तान क्षेत्र को बांट करके समाधि R37 और समाधि H। यह आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है समाधि H कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा नामक साइट से। ओके, तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसी तरह आप लोग इनको अच्छे से देखिएगा। फिर इंपॉर्टेंट मोहनजोदड़ो, चान्होदड़ो, जितने इंपॉर्टेंट साइट हैं 6-7 तो हम लोग डिस्कशन अच्छे से कर लेंगे। शेष तो स्थल बहुत है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब तक जो है 1500 से ऊपर एबव साइट खोजे जा चुके हैं, यानी स्थल खोजे जा चुके हैं। तो सभी का तो पढ़ना मुमकिन थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है फिर भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से 56 स्थल अगर अच्छे से पढ़ लिए, इसी में से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो आप लोग देख लीजिएगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक में, हम लोग मिलेंगे और हम लोग प्रयास कर रहे हैं हम कि आप लोगों के लिए अधिक से अधिक मैक्सिमम जितने तथ्य हो सकता है, जितना अधिक क्लास हो सकता है हम ले लें और क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों को करा दें। ओके, तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।